हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। बेटा, आज मैं आपको 10th क्लास का एक चैप्टर करवाने जा रहा हूँ। फोर्थ चैप्टर है आपका इकोनॉमिक्स का, लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये चैप्टर मैं आपको विद ट्रिक्स स्पेशल नोट से करवाऊंगा। आपको और कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक ही वीडियो में क्या है सारा चैप्टर कवर हो जाएगा। यहाँ से मैं 100% श्योर हूँ, कोई भी क्वेश्चन आता है तो मेरे नोट से ही आएगा आपको। ठीक है, इससे बाहर कोई भी कोई चीज़ नहीं आएगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये जो आपका चैप्टर है यहाँ पर दो वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, एक तो ग्लोबलाइजेशन और एक इकोनॉमी। हम समझेंगे सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है और इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन रीड करके बता देता हूँ कि ग्लोबलाइजेशन क्या होती है। ग्लोबलाइजेशन क्या है, अगर आपको एग्जाम में आता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो उसका एक क्वेश्चन बनेगा। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज़। तो ग्लोबलाइजेशन है वो वर्ड बना है ग्लोब से। ग्लोब का मतलब क्या होता है? जहाँ पर पूरी दुनिया होती है, जैसे मैप होता है, ग्लोब होता है, तो वहाँ से ये वर्ड बन के आया ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन वो होता है जिस प्रोडक्ट को, जिस चीज़ को पूरी दुनिया जानती है, वो ग्लोबलाइजेशन के अंडर आता है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एकीकरण, मतलब सभी लोग उसको जानते हो, एक होके जो काम करता है। ठीक है, वो आगे समझाता हूँ आपको कैसे। एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, सभी कंट्रीज़ के बीच में इंटरकनेक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। इंटरकनेक्शन किसके जरिए होता है? ट्रेड। हाँ जी, व्यापार के जरिए भी हो सकता है इंटरकनेक्शन एक देश से दूसरे देश का। हाँ जी, इंडिया किसी के साथ ट्रेड करता है तो वो ग्लोबलाइजेशन है। अगर इंडिया के अंदर ही कुछ काम करता है, किसी भी बाहरले देश के साथ मिलके कोई काम नहीं करता, तो वो ग्लोबलाइजेशन नहीं है। ठीक है, कैपिटल मतलब पैसे, पैसे से भी किसी भी देश से इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, वो भी ग्लोबलाइजेशन के अंदर आता है। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या आएगा? जैसे कि ह्यूमन की स्किल है, ब्रेन है, वो क्या है दूसरे देशों के भी यूज़ होती है। तो वो सारी चीज़ें क्या है? अक्रॉस द बॉर्डर को अक्रॉस करके जो भी चीज़ होती है उसको क्या बोला जाता है? ग्लोबलाइजेशन। ये मैं सारा बताऊंगा ग्लोबलाइजेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो ग्लोबलाइजेशन सबसे आसान भाषा में समझे तो जो चीज़ फेमस है वो ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वर्ड की, इकोनॉमी की। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज़ ए एक्टिविटी रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। इकोनॉमी क्या है? पैसा। ठीक है, अब पैसा कैसे कमाया जा सकता है? प्रोडक्शन करके। मान लो मेरे पास कोई बिजनेस है, ठीक है, मैं कोई बिस्कुट बनाता हूँ या कोई भी मेरी कंपनी है, ठीक है, तो मैं प्रोडक्शन करूँगा तो पैसे कमाऊँगा। कंजप्शन मतलब खर्चा करने से, यूज़ करने से। अब मेरी कोई चीज़ खरीदता है, यूज़ करता है, तब भी मेरे से पैसा होता है, मेरे पास पैसा आता है। और लास्ट में ट्रेड सर्विस, ट्रेड करके, व्यापार करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं? पैसा कमा सकते हैं। और सर्विस दे के भी, जैसे BSNL हो गया, वोडाफोन हो गया, ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करके पैसे कमाते हैं। तो बेसिकली हमें ये पता चल गया कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फेमस होना, कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट है। हाँ जी, ये चैप्टर आपका ब्रांड्स के ऊपर है। डिफरेंट तरह के ब्रांड्स हैं, वो कैसे ग्लोबलाइजेशन के अंडर आते हैं। ठीक है, जैसे एडिडास हो गया, एप्पल कंपनी होगी, ये सारी दुनिया जानती है। जिस प्रोडक्ट को सारी दुनिया जानती है, जिस चीज़ को सारी दुनिया जानती है, वो ग्लोबलाइजेशन के अंडर आता है। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? पैसे। तो ये चैप्टर शुरू होने से पहले मैंने आपको दो वर्ड्स का मतलब समझा दिया कि होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। जो ये आपका चैप्टर है, ठीक है, अब चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, इसको ध्यान से समझना आपने। द बेस ऑफ द चैप्टर, चैप्टर का बेस क्या है? MNC। MNC को क्या बोलते हैं? मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। मल्टी नेशनल कंपनीज होती हैं, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे कि दुनिया की मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन कौन सी है, इंडिया की मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन कौन सी है। मतलब इंडिया की जो सारा दुनिया जिसको जानता है वो कंपनीज़ कौन कौन सी है, और वर्ल्ड की कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जिनको सारी दुनिया जानती है। उससे पहले हम MNCs जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट MNC। हम रीड क्या करेंगे इस चैप्टर में? MNC के अकॉर्डिंग जो आपकी रीडर बुक है
और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आएंगे वो सारे कवर कर जाएंगे यहाँ से, ठीक है। आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से ही आपके सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तब देखते हैं MNC होती क्या है। MNC की फुल फॉर्म भी आ सकती है आपको एग्जामिनेशन में, तो MNC होती क्या है ये डिस्कस करते हैं। तो MNC क्या है? MNC इज़ ए कंपनीज, एक कंपनी है डैट ओन और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्रीज। MNC क्या होती है? ऐसी कंपनीज होती हैं जो प्रोडक्शन करती है एक से ज़्यादा देशों में, उसको क्या बोला जाता है? मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। ये हम क्यों कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के चैप्टर में? तो ग्लोबलाइजेशन मैंने आपको पहले बता दिया है, ऐसी चीज़ जिसको सारी दुनिया जानती है, फेमस है। तो प्रोडक्ट कौन से हैं वो आगे डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं मल्टी नेशनल कंपनीज़ जिसको बोला जाता है, वो कौन कौन सी है। अब इसकी एक खासियत क्या है MNCs की? स्प्रेड ओवर मैनी कंट्रीज़। जो MNC होती हैं वो बहुत सारे देशों में फैली होती हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया कि क्या चल रहा है चैप्टर में। अब देखते हैं MNC, ठीक है, MNC की कंपनीज़ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में एग्जाम्पल ऑफ MNC कंपनीज़ कौन कौन सी हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। सबसे पहले एप्पल, आपको पता ही है इसका सस्ता सा फ़ोन होता है एप्पल का, ठीक है, वो भी MNC की कंपनी में आता है। एक आता है फोर्ड मोटर कंपनीज़, ठीक है, जो क्या करती हैं? कार्स वगैरह डेवलप करती हैं, कार बनाती हैं। दूसरे नंबर पे आती है, हाँ जी, उससे आने से पहले ये फोर्ड मोटर्स के बारे में कुछ खासियत है जो आपको एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है कि फोर्ड्स मोटर कंपनी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फोर्ड मोटर कंपनीज, मतलब कोई भी क्वेश्चन घुमा के कैसे भी आ सकता है। तो सबसे पहले आप इसका पॉइंट लिखोगे वेल कनेक्टेड। हाँ जी, ये पूरे देशों के साथ इसका कनेक्शन अच्छा बना हुआ है, ठीक है। अब ग्लोब जो मैंने आपको बताया था, पूरी दुनिया, अब जो बंदा फेमस है उसके कनेक्शन अपने आप ही अच्छे बने होते हैं। दूसरी बात, लार्ज मार्केट इन इंडिया। जो फोर्ड कंपनी है इसका लोगो ये बना हुआ है, इसकी जो इंडिया में मार्केट है ना वो बहुत ज़्यादा लार्ज है। यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया हुआ है, बहुत सारी फैक्ट्रीज लगाई हुई है, ठीक है। और दूसरा, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो ये प्रोडक्शन करती है ना, मान लो कार बनाइए, तो वो उनकी कॉस्ट क्या है? लो है, कम कॉस्ट में महंगी बेचते हैं, जिससे क्या होता है? इनको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो ये फोर्ड मोटर्स के बारे में कुछ भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अगली MNC कंपनी है गूगल, ये आपको पता ही होगा, ये सर्च इंजन है, यहाँ पर हम गूगल के कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आती है माइक्रोसॉफ्ट भी एक ऐसी जो हमारे नोकिया के मोबाइल भी बनाती है, ठीक है, विंडोज़ भी बनाती है कंप्यूटर के लिए। ये भी एक फेमस MNC है, मतलब मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं, ठीक है, जिसको पूरा ग्लोब जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है, इसीलिए ये ग्लोबलाइजेशन के अंडर आती है। अगली है अमेज़ॉन, आपको पता ही है ये क्या है? शॉपिंग करने के लिए यूज़ होती है वेबसाइट। तो ये MNC है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसमें एक्सेप्ट्रा लास्ट में लिख देता हूँ, बहुत सारी और भी कंपनी आ जाती है जो आप लिख सकते हो। दूसरी बात करते हैं इंडिया की कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो विदेशों में भी जिनकी ब्रांचें हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द इंडियन MNCs। तो आपने लिखना है टाटा मोटर्स, ये टाटा ग्रुप की है, आप इसका लोगो है, ठीक है। उसके बाद आता है एशियन पेंट, आपको पता ही है ये एशियन पेंट की बहुत सारी एड्स आती हैं आपके टीवी में। उसके बाद आता है इन्फोसिस एक कंपनी है, ठीक है, ये इंडिया में इसकी मेन ब्रांच है और बहुत सारी ब्रांचेस क्या है विदेशों में भी है। और उसके बाद लास्ट में आएगी रैनबैक्सी क्या करती है? बेसिकली मेडिकल टर्म में अच्छा नाम उन्होंने बनाया है, मतलब मेडिसिन वगैरह ये बनाती है। तो ये इंडिया की MNC है, ठीक है। हमने अभी तक क्या किया है? ग्लोबलाइजेशन किया है और इकोनॉमी किया है। इसका मतलब क्या होता है? और ग्लोबलाइजेशन कैसे होती है? वो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन कंपनीज होती हैं, वो भी ग्लोबलाइजेशन में हेल्प करती है। तो विदेशों की, बाहर वाले देशों की कौन कौन सी MNC है और इंडिया में कौन कौन सी MNC है, इसके बारे में हमने रीड आउट कर लिया। आई होप हम
हमने यहाँ तक अच्छी तरह कवर कर दिया है। अब हम जितना भी रीड करेंगे वो MNC के ऊपर ही रीड करेंगे, क्योंकि आपकी जो रीडर है वो सारी MNC से भरी हुई है, ठीक है। आपने रीडर को नहीं उठाना, आपने सिर्फ ये नोट्स ही करने हैं, ठीक है। एग्ज़ाम से जाने से पहले आपके सारे यहाँ से ही कवर हो जाएंगे जितने भी टॉपिक हैं। उसके बाद मैंने बताया जैसे कि हम डिस्कस करेंगे सारा का सारा किसके बारे में, MNC के बारे में। अब बात आती है, आपको एक कॉन्सेप्ट आ सकता है कि MNC है वो एक्सपेंडिंग हो रही है। एक्सपेंशन का मतलब होता है कि इनकी ब्रांच क्या है, बढ़ रही है। मान लो एग्जांपल के लिए जैसे मैक्सिको में भी इसकी ब्रांच है, न्यूयॉर्क में भी इसकी ब्रांच है और लंदन में भी है। बहुत सारे देशों में अगर उसकी ब्रांच है तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ द MNC इज़ एक्सपेंडिंग, मतलब कैसे फैल रही है। तो उसका पहला कारण है बाइंग लोकल कंपनीज़। अब जो MNC होती है वो लोकल कंपनीज़ को बाय करके ख़रीद के उसकी जगह पर आ जाती है, जिससे क्या होता है कि ये विशाल हो रही है, बढ़ रही है धीरे धीरे। उसके बाद आता है सेटिंग अप पार्टनरशिप विद लोकल कंपनीज। अब पता है क्या करती है MNC कंपनी, एप्पल होगी मान लो, एप्पल कोई भी कंपनी को ख़रीद भी सकती है, अगर कोई नहीं बेचने को तैयार उसके साथ पार्टनरशिप भी कर देती है, जिससे क्या होता है पार्टनरशिप वाले को भी फ़ायदा होता है और MNC जो कंपनीज़ होती है बड़ी बड़ी उनको भी फ़ायदा होता है। तो ये दो कंसेप्ट आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गए कि क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि MNC जो कंपनीज़ हैं वो कैसे धीरे धीरे बढ़ रही हैं, कैसे उसका क्या कारण है, ये एक्सपैंड हो रही हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद MNC के फीचर्स भी आ सकते हैं आपको कि क्या है फीचर्स ऑफ MNC, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ MNC। तो ये क्या है, सेल इट्स फाइनल प्रोडक्ट ग्लोबली। अब वही बात आ गई ना, ग्लोबली का मतलब जिस पूरी दुनिया में बेचती है। मान लो ये पूरी दुनिया है, पूरा वर्ल्ड है, यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर USA और भी है बहुत सारी कंट्रीज़। जो एप्पल कंपनी है वो इंडिया में भी अपना प्रोडक्ट बेचेंगी, पाकिस्तान में भी बेचेंगी, यूरोप में भी बेचेंगी, कहीं भी बेच सकती है। तो ग्लोबली मतलब पूरे विश्व को बेच सकती है। तो पहला तो फीचर ये है। दूसरा, MNC आल्सो चेंज द वर्ल्ड इकनॉमी। हाँ जी, इकनॉमी का मतलब पैसे, अर्थव्यवस्था। तो बेसिकली जितने किसी कंपनी के पास पैसे ज़्यादा होंगे वो पूरे वर्ल्ड को बदलने की क्या रखती हैं, ताकत रखती हैं। मान लो कोई छोटी सी शहर है, वहाँ पर एप्पल की कंपनी ओपन हो गई तो सभी जॉब्स भी प्रोवाइड करेंगी यहाँ पर। मतलब ये सारी चेंज कर रहे हैं वर्ल्ड को MNC जो होती है, ठीक है। इसके बाद अगला, आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबलाइजेशन। हाँ जी, ग्लोबलाइजेशन क्या होती है हमने डिस्कस कर लिया ऊपर। जो MNC है उसका एक बढ़िया फीचर क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है ग्लोबलाइजेशन। इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन होती है। ग्लोबलाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म मतलब फेमस होना, जिसको पूरा वर्ल्ड जानता है, ठीक है। अब आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया व्हाट इज़ अ फीचर ऑफ MNC। MNC क्या होती है, इंडिया की MNC कौन सी है, वर्ल्ड की MNC कौन सी है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। MNC कैसे विस्तार हो रहा है, कैसे बढ़ रही है, ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और दूसरा आ सकता है MNC के फीचर बताओ। ये सारे आपने एक एक करके यहाँ पर लिख देने हैं, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं MNC के ऊपर ही। मैंने जैसे बताया आपको MNC ही है इस चैप्टर का बेस, ठीक है। तो बेसिकली MNC है आल्सो हेल्पिंग इन ग्रोथ ऑफ लोकल कंपनीज। आपको एक पेपर में कॉन्सेप्ट आ सकता है कि कैसे MNC जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो लोकल कंपनीज़ को ग्रोथ में कैसे हेल्प करती हैं, ठीक है। लोकल कंपनी कौन सी होती है जो इतनी फेमस नहीं होती, MNC कौन सी होती हैं जो फेमस होती हैं। तो बेसिकली हमने इसके 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि MNC है वो लोकल कंपनी की ग्रोथ में कैसे हेल्प कर सकती है। और सबसे पहले आता है प्रोवाइडिंग कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसे। MNC क्या करती है कि लोकल कंपनीज़ को पैसे दे देती है लोन के तौर पे कि ये लो हमसे पैसे ले लो और हमारी भी एडवर्टीज़मेंट कर दो। तो क्या करती हैं, प्रोवाइडेड कैपिटल मतलब पैसे दे देती है, लोन दे देती है टू लोकल कंपनी, जिससे लोकल कंपनी भी बढ़ जाती है और MNC का नाम भी ज़्यादा हो जाता है। दूसरा, बाय हेल्प द लोकल कंपनी। हाय हेल्प मतलब उनकी हेल्प करती है गिविंग मार्केट फॉर बिजनेस। मार्केट मतलब, अब इस बात को समझो, मान लो एक कंपनी है A जिसके बारे में कोई नहीं जानता और एक कंपनी है एप्पल,
ठीक है, जिसको सारे जानते हैं। अब क्या करती है, ए कंपनी एप्पल के पास जाती है, हाँ जी मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। तो जो इसकी मार्केट है, ठीक है, जो भी इसकी मार्केट है बड़ी ज़्यादा है, हर बंदा इसको जानता है, तो अपनी दुकान में वो क्या करेंगे, ए कंपनी के भी प्रोडक्ट रखने शुरू कर देंगे, जिससे क्या होएगा, उसको बिजनेस में हेल्प मिलेगी, ए कंपनी भी ग्रो होगी और ये कंपनी तो पहले ही ग्रो होती जा रही है, ये और भी ज़्यादा ग्रो हो जाएगी। तो ऐसे हेल्प करते हैं। दूसरा अगला पॉइंट, मॉडर्न टेक्निक एंड मैनेजमेंट। टेक्निक्स बता देती है लोकल जो कंपनीज़ है जिनको इतना ज़्यादा नहीं पता मार्केट के बारे में कि क्या कैसे मार्केट चलती है, कैसे अपने प्रोडक्ट को ग्रो किया जा सकता है। तो MNC क्या करती है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ उनको तरीका बताती है जिसके वो चार्जेस लेती है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पेपर में आ सकता है, हाउ द MNC हेल्प द लोकल कंपनीज़। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे लोकल कंपनीज़ को वो क्या करती है, हेल्प करती है, ताकि वो बढ़ जाए, उनका भी ग्रोथ हो और उनका भी साथ साथ MNC का भी नाम बढ़े, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। ये जो लिखा है ना यहाँ पर, प्रोवाइडेड कैपिटल एंड हेल्प लोकल कंपनीज, इसको बोलते हैं आल्सो कॉल्ड जॉइंट वेंचर। अगर आपको आ जाए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर, एक टर्म है, इसमें क्या आएगा, बड़ी बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड करती है और उनकी हेल्प करती है, उसको क्या बोलता है, जॉइंट। जॉइंट का मतलब दोनों काम मिलके करवा देती है उनके। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब बात करते हैं MNC कंपनी की, क्या क्या हमने ऊपर बात करी है ना, MNC की क्या क्या विशेषताएं है, क्या क्या खूबियां हैं। अब हम करेंगे व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ MNC। हमें पता है हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। अगर कोई फ़ायदा हो रहा है तो किसी भी चीज़ के नुकसान भी ज़रूरी होंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको एग्ज़ाम में आता है व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ MNC, तो सारी बुरी बातें लिखेंगे हमने, ठीक है। तो पहली है हार्मफुल फॉर लोकल प्रोड्यूसर। अब जो MNC है, ठीक है, अब लोकल प्रोड्यूसर है जो इतना फेमस नहीं है, अगर उसके पास आएगा तो उसको थोड़ा बहुत नुकसान भी होएगा। कैसे, ध्यान से देखो, जो लोकल प्रोड्यूसर है सोल्ड देयर प्रोडक्ट अंडर द MNC ब्रांड नेम। अब समझो इस बात को, मान लो कोई A ब्रांड है, ठीक है, वो एप्पल के पास गया, ठीक है, एप्पल के पास गया, वो बोलता है कि हाँ जी मेरी हेल्प करो। तो एप्पल क्या बोलेगा, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, आपके साथ एग्रीमेंट कर लेता हूँ, पर आपको जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो आपको मेरे ब्रांड के नाम से बेचना पड़ेगा। तो लोकल कंपनी का तो नुकसान ही हो गया, उसकी तो कोई इमेज ही नहीं बनी, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, ये अपने ब्रांड का नेम लेके ही आगे बेचते हैं। ऐसे तो है नहीं, मान लो कोई जाएगा किसी भी बड़ी कंपनी के पास, हाँ जी मेरी हेल्प कर दो, वो फ्री में तो करेगा नहीं, वो बोलेगा हाँ जी जो भी आपका अगर अच्छा प्रोडक्ट है उसके बाद, तो वो बोलेगा हाँ जी आपको अपना प्रोडक्ट हम ख़रीद लेते हैं, आपको अपने प्रोडक्ट का नाम अपने आप से हटा के मेरे नाम से बेचना पड़ेगा। तो ये पहला तो नुकसान यही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, हार्मफुल फॉर होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री क्या होती है, इस बात को समझो। मान लो एप्पल की कंपनी है, ठीक है, एप्पल की कंपनी के वर्ल्ड में बहुत सारे क्या है, ऑफिसेज हैं, बहुत सारे कारखाने हैं। वो किसी भी देश में जाती है, मान लो इंडिया की बात करें, ठीक है, इंडिया की बात करें, इंडिया में एप्पल कंपनी आई, उन्होंने बोला कि हाँ जी हम ना आपके देश में फैक्ट्रीज़ खोलना चाहते हैं, ठीक है। तो जिस देश में वो फैक्ट्री खोल रहे हैं उसको क्या बोला जाता है, होस्ट कंट्री, जो होस्ट कर रही है किसी भी MNC को। तो ये कैसे नुकसान पहुंचाती है, इसको ध्यान से समझो। फॉर द सेक ऑफ अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। MNC कंपनीज़ का जो भी टारगेट होता है वो बेसिकली होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। जो क्या करती है, मैक्सिमम पैसे कमाने के चक्कर में MNC ओवर एक्सप्लोट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ होस्ट कंट्री। समझो इस बात को, मान लो इंडिया में एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे जंगल है, ठीक है, पेड़ पौधे उगे हुए हैं, वहाँ पर एक कंपनी आती है, बोलती है हम यहाँ पर आपका क्या करेंगे, कंपनी खोलेंगे, हम यहाँ पर फैक्ट्री लगाएंगे। तो वो क्या करेगी, नेचुरल रिसोर्सेज को यहाँ पर कट करना शुरू कर देगी, मतलब पेड़ों को काटना शुरू कर देगी। क्यों, क्योंकि उनका तो मतलब है सिर्फ पैसे कमाना, उनसे कोई मतलब नहीं है कि किस देश में कितने पेड़ हैं, कोई भाड़ में जाएँ, वो उनका मेन मकसद क्या होता है, सिर्फ पैसे कमाना। तो होस्ट कंट्री को नुकसान हो सकता है किसमें, नेचुरल रिसोर्सेज में, उनका ज़्यादा यूज़ करती है, मिस यूज़ करती है, ठीक है।
तो वो नुकसान दे सकती है। पहला नुकसान हो गया, दूसरा नुकसान, तीसरा नुकसान हार्मफुल फॉर इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब होता है बराबरी। इकोनॉमिक मतलब पैसा, जैसे कोई पैसा कमाता है, ठीक है, कोई पैसा कम कमाता है, कोई पैसा ज़्यादा कमाता है, तो ये भेदभाव भी शुरू हो जाता है एमएनसी के आने से। कैसे? एमएनसी जो होती है हार्मफुल फॉर इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब कैसे होती है? जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होता है पे मोर सैलरी एंड पर्क्स। पर्क्स का मतलब क्या होता है? फ़ायदे। ये क्या करती है? अपने एम्प्लॉयज़ को, जितने भी अंडर काम करते हैं, उनको ज़्यादा बेनिफिट क्या करती है? सैलरी ज़्यादा देती है, अट्रैक्टिव होता है, जिससे क्या होता है दूसरी कंपनी वालों में क्या होता है? इनइक्वालिटी की भावना आ जाती है। ये देखो यहाँ पर पिक्चर लगाई है, इसके पास ज़्यादा पैसे, इसके पास थोड़े से कम है, इसके पास सबसे ये ऐसे ऐसे करते। तो क्या होता है? एमएनसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होती है, वो जहाँ पर भी खुलती है, अपने जो काम करते हैं वहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनको तो क्या है बहुत सारी सैलरी देती है, ठीक है, पर्क्स देती है, फ़ायदे देती है, जैसे रहना फ्री है, खाना फ्री है, यहाँ पर सारा कुछ फ्री है। तो जिससे क्या है समाज में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पैदा होती है। आपको क्वेश्चन आ सकता है हाउ द एमएनसी हार्मफुल फॉर लोकल प्रोड्यूसर, तो ये लिख दोगे। क्वेश्चन ये आ सकता है हाउ द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हार्मफुल फॉर होस्ट कंट्री, वो तो ये सारा लिख दोगे। अगर आ जाता है आपको इकोनॉमिक इक्वालिटी में कैसे हार्मफुल होती है एमएनसी, तो ये लिख दोगे। अब बड़ा क्वेश्चन आ गया तो सारा आपने लिखना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक आपको एमएनसी के बारे में जो फैक्ट बता रहा हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैंने एक सीरीज शुरू की है बेटा, जो आपकी सेल्फ स्टडी के क्वेश्चन आंसर है, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, वो सारे एक्सप्लेन करूँगा लाइन टू लाइन। यहाँ पर क्या आएगा? ये थंबनेल बना होगा, यहाँ पर चैप्टर का नेम लिखा होगा, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग होगा तो लॉन्ग, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, जो भी आपके सेल्फ स्टडी में है वो सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको इसी प्ले लिस्ट के नीचे आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे जब मैं अपलोड करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं आपके ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दोबारा से करते हैं। जो ग्लोबलाइजेशन होती है, ग्लोबलाइजेशन क्या होती है मैंने पीछे बता दी है। ग्लोबलाइजेशन आपको क्वेश्चन अगर आता है हाउ द ग्लोबलाइजेशन इफेक्टेड द स्मॉल प्रोड्यूसर। स्मॉल प्रोड्यूसर मतलब छोटे छोटे बिजनेसमैन को ग्लोबलाइजेशन कैसे प्रभावित करती है। पहला, बाय एमएनसी जो परचेज स्मॉल कंपनीज क्या करती हैं, उसको ख़रीद लेती हैं और एमएनसी के अंडर उनका भी ग्लोबलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। अब मान लो एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी बार बार क्यों बोलता हूँ मैं, क्योंकि एप्पल के प्रोडक्ट क्या है ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड में। तो एप्पल कंपनी क्या है, वो स्मॉल जो कंपनीज हैं उनको ख़रीद के क्या करती हैं, उनका भी भला हो जाता है और एप्पल कंपनी का भी नाम ज़्यादा हो जाता है। दूसरा, एमएनसी जो है प्रोड्यूस चीप गुड्स। चीप गुड मतलब सस्ती गुड्स को चीप बनाते हैं, सो स्मॉल प्रोड्यूसर लॉस देयर मार्केट, ठीक है। अब क्या है, अब हमने ये क्वेश्चन, इसको समझो पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, ग्लोबलाइजेशन कैसे स्मॉल प्रोड्यूसर को इफेक्ट डालती है। एक तो स्मॉल प्रोड्यूसर की क्या हो जाएगी, कंपनी वो खरीद लेंगे। दूसरा क्या होता है, जो एमएनसी के प्रोडक्ट हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के प्रोडक्ट होते हैं, कई बार क्या होता है वो बड़ी चीप निकाल देते हैं, सस्ते होते हैं। अब लोकल मार्केट वाले महंगे बेच रहे हैं, तो क्या होता है स्मॉल जो प्रोड्यूसर होते हैं लॉस देयर मार्केट, अपनी मार्केट ही लॉस कर देते हैं। वर्कर्स को जॉब छोड़नी पड़ती है। मान लो कंपनी बंद होगी, मान लो ए कंपनी ए है, ए कंपनी बी है। ए कंपनी क्या है, बड़ी फेमस है। अब बी कंपनी क्या है, इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है। ए कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो है 10 रुपीज़ का, बी कंपनी का वही प्रोडक्ट है वो है 20 रुपीज़ का। तो लोग किससे खरीदेंगे, जिसका रेट कम होएगा, ठीक है। उनको क्या फ़र्क पड़ेगा ए वाले को, वो तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, वो बाद में महंगा कर देंगे अपना। तो क्या है, बी कंपनी को छोड़ना पड़ेगा। इसकी बड़ी एग्जांपल है, जैसे हमने बात की थी रिलायंस, ठीक है। अब जो रिलायंस कंपनी है और दूसरी कोई और कंपनी लगा लो, कोई भी छोटी मोटी कंपनी है मुकेश अंबानी की, ठीक है। तो क्या करती हैं, उन्होंने पहले क्या किया था, जब जियो आई थी, जियो ने क्या किया था, इसको स्ट्रेटजी को समझो ध्यान से। जो जियो कंपनी थी, जियो कंपनी ने क्या किया था, आप जब नई नई आई थी तो आपको फ्री 4G नेट मिलेगा, मतलब सिम लो 3 महीने फ्री। तो पहले लोगों को आदत डाल दी अपनी फ्री में। बाकी कंपनी वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, ये सारी कंपनी को फेल कर दिया, ठीक है। बाद में जब लोग हैप्चुअल हो गए, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया
कि पैसे लेने शुरू कर दिए। तो यही ग्लोबलाइजेशन होती है, यही स्ट्रेटजी होती है जो बड़ी बड़ी कंपनीज अपनाती हैं दूसरी कंपनी को गिराने के लिए। अब आपने देखा होगा वोडाफोन और आइडिया कंपनी आपस में मिल गई है, जियो का मुकाबला फिर भी नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि जियो ने पहले दिमाग लगा के अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या नुकसान है। तो पहला नुकसान है, पीछे भी हमने कुछ पढ़े हैं, आगे भी और भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ड्रॉबैक्स, ओनली रिच और एजुकेटेड क्लास बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का जो फ़ायदा है रिच लोग उठा सकते हैं और एजुकेटेड। अब ऐसे तो है नहीं कि जो जिसके पास पैसे ही नहीं है वो अपनी कंपनी कैसे खोलेगा। पैसे जिसके पास पैसे एप्पल हो गया, उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जहाँ पर मर्जी अपनी शाखा खोल दे, जहाँ पर मर्जी अपनी फैक्ट्री लगा ले। तो पहला तो ये नुकसान है। दूसरा नुकसान ग्लोबलाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन हैज़ वाइडेंड गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। हाँ जी, रिच और पुअर के बीच में बड़ा ज़्यादा गैप क्रिएट कर देती है ग्लोबलाइजेशन। मतलब पुअर और भी पुअर हो रहा है और रिच और भी ज़्यादा रिच हो रहा है, ठीक है। इन दोनों का कोई तालमेल ही नहीं है। अगला पॉइंट, ग्लोबलाइजेशन फेल्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। हाँ जी, जो ग्लोबलाइजेशन, हम नाम तो ले लेते हैं ग्लोबलाइजेशन, जो ग्लोबलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं फेल हो गया है गरीबी को मिटाने में, ठीक है। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन प्रेशर ऑफ कंपटीशन एंड देन चेंज वर्कर्स लाइफ। हाँ जी, जो ग्लोबलाइजेशन है कंपटीशन का जो मायना है वो चेंज ही कर देता है। मान लो हम बात करते हैं कंपनी की, यहाँ पर एमएनसी के बारे में बात करेंगे, कोई ना कोई कंपनी की, फिर बात करते हैं एप्पल की, ठीक है, और कोई भी और छोटी मोटी कंपनी, ए कंपनी, ठीक है। अब क्या आएगा, जो ग्लोबलाइजेशन है, ए का प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का है, हो सकता है एप्पल उसको 50 रुपीज़ में कर दे, ठीक है, कोई भी चीज़ का। तो कंपटीशन क्रिएट करता है जिससे वर्कर्स की लाइफ चेंज हो जाती है। वर्कर्स की लाइफ मतलब ए कंपनी में जो काम कर रहे हैं, हो सकता है ए कंपनी बंद हो जाए तो वर्कर्स की लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा, जो कंपनी जिसके पास ज़्यादा पैसे या ज़्यादा रिसोर्सेज है वो फेमस हो जाएगी। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया है। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। आगे हम देखते हैं चैप्टर में क्या है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। और भी कौन आगे है आपका अनदर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रीडर, कि आपकी जो रीडर बुक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, जिसके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पहला कॉन्सेप्ट है प्राइवेटाइजेशन क्या होती है। हम ये प्राइवेटाइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं आपको पता चलेगा। तो पहले इसका मतलब बता देता हूँ। प्राइवेटाइजेशन क्या होती है, प्राइवेट सेक्टर टू सेट अप देयर इंडस्ट्रीज ओन्ड बाय प्राइवेट कंपनी। सिंपल सी बात है, प्राइवेट कंपनी के द्वारा जो सेटअप होती है इंडस्ट्रीज़ की, उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। वैसे ही जैसे कोई सरकारी होती है, एक होती है प्राइवेट, तो प्राइवेटाइजेशन वहाँ से बना है वर्ड प्राइवेट से, कि जो सारा का सारा जिसको प्राइवेट कंपनी चलाती है किसी भी कंपनी को, उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट आता है रीडर में इन्वेस्टमेंट के ऊपर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर और फॉरेन ट्रेड के ऊपर। या तो आपको तीनों का एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, या तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आ सकता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आ सकता है, और फॉरेन ट्रेड के ऊपर भी आ सकता है कि होते क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। हम इन्वेस्टमेंट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कंपनी अगर खोलनी है, एमएनसी खोलनी है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, मनी डैट इज स्पेंड टू बाय एसेट्स। एसेट्स मतलब संपत्ति, कोई भी संपत्ति सच एज लैंड। अब हमने कोई भी जगह खरीदनी, कोई भी कंपनी लगानी है तो उसके लिए जगह चाहिए, मशीन्स चाहिए और बिल्डिंग्स चाहिए। इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट हमें लोन से भी मिल सकती है, एमएनसी भी हेल्प कर सकती है और खुद के पास भी हो सकती है। आई होप इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। तो उसके बाद आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वही, फॉरेन मतलब क्या होता है, देखो, इन्वेस्टमेंट टू बाय सिटीजन और कंपनी ऑफ वन नेशन टू ओन अदर नेशन, कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट करता है। मान लो कोई ए कंपनी है, ठीक है, वो है इंडिया की, और दूसरी कंपनी ए है, वो है यूएसए की।
अब क्या है, यूएसए वाली कंपनी इंडिया के ऊपर पैसा लगाती है, उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट की जाती है बाहर देशों से, ठीक है। वन नेशन टू अदर नेशन, नेशन मतलब देश। नोट एक बात आपने याद रखनी है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी आल्सो नोन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनीज करती हैं उसको भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि मान लो एप्पल की कंपनी है, वो तो यूएसए की है या बाहर वाली कंट्री की है, अगर इंडिया में पैसा लगाती है तो कौन सी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दूसरा फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड क्या होता है, गुड्स, चाहे वो सामान हो चाहे वो सर्विस हो, ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, उसको क्या बोला जाता है, फॉरेन ट्रेड, मतलब बाहर वाले देशों के साथ व्यापार करना, ठीक है। आई होप ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गए, इन्वेस्टमेंट के, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के और फॉरेन ट्रेड के, ठीक है। उसके बाद और भी आपकी रीडर में कॉन्सेप्ट हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले है ट्रेड बैरियर, ये 2 वर्ड से बना हुआ है, और उसके बाद है लिबरलाइजेशन, ये भी आपको समझाता हूँ उतना क्या है। अब पहले बात करते हैं ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड मतलब व्यापार, बैरियर मतलब रुकावटें। व्यापार में जो रुकावटें होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या होता है इसको समझो पहले बात को। अगर आपको आ जाए एक्सप्लेन द ट्रेड बैरियर टर्म, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शन मतलब मनाही, विच आर इम्पोज बाय गवर्नमेंट, किसी भी देश की गवर्नमेंट मनाही लगाती है टू चेक फ्री फ्लो ऑफ गुड्स। फ्लो मतलब कोई भी चीज़ उनके देश में आ रही है या कौन सी चीज़ जा रही है, वो क्या करती है, यहाँ पर एक बंदे की ड्यूटी लगाई होती है पुलिस वाले की, हाँ जी, नाका जिसको बोलते हैं सीधी सी भाषा में। तो ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं, ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए, व्यापार को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने जो नाके लगाए होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड बैरियर। इसकी एग्जांपल आ सकती है, व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर, जैसे चाइनीज़ टॉयज़ हैं, ठीक है, इन इंडिया मार्केट, इंडिया गवर्नमेंट कैन इम्पोज टैक्स ऑन इम्पोर्ट। अब इंडिया गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगा देती है, हाँ जी। मान लो चाइना में एक टॉय है जिसकी कीमत है 1 रुपीज़, इंडिया में आते आते उसकी प्राइस हो जाएगी 3 रुपीज़। तो क्यों होती है, क्योंकि ट्रेड को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। नाके इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि कोई गलत काम ना हो सके, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। अब आपको आ सकता है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड बैरियर, कि ट्रेड बैरियर की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती हैं। ट्रेड बैरियर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द फॉरेन ट्रेड, इंक्रीज़ भी कर सकता है और डिक्रीज़ भी कर सकता है। कैसे, मान लो हम एग्जांपल देते हैं इंडिया की, ध्यान से समझना, और यूएसए की। अब इसमें क्या है, ये ट्रेड बैरियर लगा होता है, ऐसे नाका लगा होता है। अब क्या करता है, ट्रेड बैरियर इंक्रीज़ भी कर सकता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है। मान लो इंडिया से कोई भी सामान जाना है यूएसए में, तो ट्रेड बैरियर अगर ढीला कर देगी गवर्नमेंट, मतलब जब जाने दो कोई बात नहीं, तो उससे क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे बड़ा फ़र्क पड़ता है, बढ़ जाएगा। अब मान लो इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, तो वो क्या करेगा, टैक्स बढ़ा देगा, हाँ जी। इंडिया से कोई चीज़, मान लो यूएसए ने कोई चीज़ खरीदता था पहले 10 रुपीज़ की इंडिया से, अब यूएस से इंडिया क्या कहेगा, मैंने तो 50 रुपीज़ की बेचनी है। तो इससे क्या होता है, व्यापार कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है। क्या, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन की ट्रेड क्या होता है मैंने पीछे बता दिया। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आती है। उसके बाद बात करते हैं लिबरलाइजेशन। लिबर का मतलब होता है फ्री, तो इनका कहने का ये मतलब है रिमूविंग अनवांटेड बैरियर्स। एक हमने पढ़ा है बैरियर के ऊपर, मतलब रुकावटें। लिबरलाइजेशन क्या होती है, सभी बैरियर्स को हटा देना, व्यापार चलता रहे, खुला व्यापार चलता रहे, फ्री, कोई टैक्स ना लगे। अब आप ये बताओ कि टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ, अच्छी बात है या बुरी बात है, ठीक है। रिमूविंग अनवांटेड बैरियर और रिस्ट्रिक्शंस बाय गवर्नमेंट फ्रॉम ट्रेड एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री और ट्रेड के बीच में कोई भी रुकावटें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जो लिबरलाइजेशन है वो किसने शुरू की थी, आपको क्वेश्चन आ सकता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड मतलब व्यापार, वर्ल्ड मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड के ऊपर सारा कंट्रोल करती है, ठीक है। अच्छी सुझाव देती है कि कैसे ट्रेड को बढ़ाया जा सकता है, जितना ट्रेड बढ़ेगा उतनी दोस्ती होएगी, ठीक है, सभी देशों के बीच में। तो हमने ये 2 कॉन्सेप्ट किए, ट्रेड बैरियर्स मतलब बैरियर लगा देना, लिबरलाइजेशन मतलब लिबरलाइजेशन का मानना ये है कि सभी बैरियर को खोल दो, व्यापार खुला चलना चाहिए,
कोई चक्कर नहीं, ठीक है, जिससे देशों में रिलेशनशिप भी अच्छी होनी चाहिए। अब आगे कॉन्सेप्ट आता है कि जो गवर्नमेंट है वो ट्रेड बैरियर्स लगाती क्यों है, चाहे वो इंडिया की गवर्नमेंट है चाहे वो यूएसए की गवर्नमेंट है, वो ट्रेड बैरियर्स क्यों लगाती है, व्यापार के बीच में नाके क्यों लगाती है, वो क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो क्वेश्चन है वाई गवर्नमेंट पुटिंग ट्रेड बैरियर्स, कि जो गवर्नमेंट है वो ट्रेड बैरियर्स क्यों लगाती है, क्या चक्कर है। तो पहला है टू चेक द फ्लो ऑफ गुड्स। अब क्या है, मान लो हम बात करते हैं किसी भी बॉर्डर की, इंडिया का बॉर्डर है और यूएसए का बॉर्डर है। अब ट्रेड बैरियर सरकार इसीलिए लगाती है क्योंकि चेक कर सके कि कौन सी चीज़ उनके देश में आ रही है, कौन सी जा रही है। अब ऐसे तो नहीं, अब मान लो ट्रेड बैरियर्स ही हट जाए, कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पर ड्रग्स भी जा सकती हैं, तो ये बुरा नुकसान भी होता है। इसीलिए चेक करने के लिए हमारे अंदर जो चीज़ आ रही है या इंपोर्ट हो रही है या एक्सपोर्ट हो रही है, बढ़िया चीज़ आ रही है ना, कोई गंदी चीज़ तो नहीं आ रही जिससे हमारे देश को नुकसान हो। दूसरा, टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री। अब एक एग्जांपल समझो, इसको मैं समझाता हूँ आपको। मान लो कोई चीज़ इंडिया में बनती है, ठीक है, और यूएसए में जाती है, बनती इंडिया में ही है, जाती कहाँ पर है, यूएसए में। अब ट्रेड बैरियर सरकार इसीलिए लगाती है क्योंकि वो उनका मानना ये है कि ऐसा तो नहीं है कि उनके ऊपर डिपेंड ही रहेगा यूएसए हमेशा इंडिया के ऊपर, कभी लड़ाई भी हो सकती है, तो इंडिया मना कर देगा तो यूएसए तो डूब जाएगा। तो आपने सुना होगा इंडिया का भी एक नारा है मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाओ। कोई भी देश है, यहाँ पर हम इंडिया में रहते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर मेक इन इंडिया का लोगो लगाया है। यहाँ पर कोई भी देश अपना सकता है इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी भी देश डिपेंड ना रहे कोई भी चीज़ के। मान लो कल को लड़ाई भी हो सकती है, ठीक है, तो मान लो आप क्लास में जाते हो, ठीक है, ब्रेक होती है, आप दूसरे का ही खाना खाएंगे हमेशा, तो क्या होता है वो उसके साथ लड़ाई भी हो सकती है आपकी, तो आपका तो खाना बंद हो गया। इसीलिए ये मानना है सरकार का कि कंट्री के अंदर भी कुछ सामान बनना चाहिए ताकि वो कंट्री किसी के डिपेंड ना हो सके। तीसरा कारण, टू इस्टेब्लिश बेसिक इंडस्ट्रीज़। हाँ जी, उनका ये मानना है, सरकार इसीलिए ये ट्रेड बैरियर्स लगाती है तो ताकि उनके भी देश में आयरन की कंपनी हो, कोल की कंपनी हो, स्टील की कंपनी हो, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। तो ये जो आयरन, स्टील और कोल का जो कॉन्सेप्ट आया था दिमाग में सरकार के, वो कब आया था, 1991 में उनको, हमारी सरकार को लगा इंडिया की कि हमें अपने देश में बेसिक इंडस्ट्री जिसकी बेसिक लोड होती है, ज़रूरत होती है। अब आयरन लोहा हर चीज़ में यूज़ होता है, कोल मतलब कोयला, स्टील भी हर चीज़ में यूज़ होता है। ये इंडिया की गवर्नमेंट में दिमाग में आया कि हमने लोकल इंडस्ट्रीज़, लोकल बेसिक जो इंडस्ट्रीज़ है जिनकी ज़रूरत है वो होनी चाहिए। तो इसीलिए ये 3 कारण है मेन जिसके चक्कर में सरकार क्या है, लगाती है ट्रेड बैरियर्स। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं कि क्या हो कि अगर ट्रेड बैरियर्स रिमूव हो जाएं। आपको ये कॉन्सेप्ट आ सकता है पेपर में, इफ़ ट्रेड बैरियर्स विल रिमूव देन व्हाट हैपन। अगर क्वेश्चन आता है कि ट्रेड बैरियर्स अगर रिमूव हो जाते हैं तो क्या होगा, तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। क्या आएगा, लोकल कंपनीज आर फ्री टू इम्पोर्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। अब मान लो कोई किसी देश ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि हमारी टेक्नोलॉजी किसी देश से बाहर नहीं जानी चाहिए, अगर ट्रेड बैरियर ही हट गए तो टेक्नोलॉजी क्या क्या होएगा, नॉलेज पता चल जाएगी सभी को, सभी कंट्रीज़ क्या हो जाएगी, टेक्नोलॉजी से लैस हो जाएंगी। दूसरा, कंपटीशन में भी डेवलपमेंट होएगी, डेवलपमेंट ऑफ द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन बढ़ेगा। अब मान लो एक जगह है जो ट्रेड बैरियर से लगी है, मतलब वहाँ पर कुछ बाहर जाता ही नहीं किसी देश से, तो जो भी कंपटीशन, उनको तो कंपटीशन का पता ही नहीं दुनिया में क्या कंपटीशन चल रहा है। अगर ट्रेड बैरियर हटा दिए जाएंगे तो कंपटीशन के ऊपर भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तरक्की करने की कोशिश करेंगी, हम भी तरक्की करें। दूसरा, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। एक्सपेंशन मतलब मार्केट बढ़ जाएगी। हेल्प द लोकल मार्केट टू एक्सपेंड देयर मार्केट। तो लोकल जो कंपनी है उनकी मार्केट बढ़ जाएगी, ठीक है। अब मान लो किसी छोटी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी है, उसको पता चल गया कि ट्रेड बैरियर सरकार ने हटा दिए, तो अपना प्रोडक्ट क्या है बाहर भी लेके जा सकता है बिना किसी टैक्स के। तो जिससे क्या होएगा, एक्सपेंशन होएगी, मार्केट बढ़ जाएगी सभी की, ठीक है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया कि क्या होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका SEZ क्या होता है इसकी, तो पहले तो फुल फॉर्म होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है बीन सेटअप
टू हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, कि ऐसी सेटअप करनी जिसमें वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज़ हो, जैसे चीप इलेक्ट्रिसिटी सभी को मिले, चीप वाटर सभी को मिले, चीप ट्रांसपोर्टेशन मिले, चीप रोड्स, मतलब सभी को रोड्स अच्छी मिले, ठीक है, एक्सेट्रा। इसको क्या बोलते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन की सेटअप होगी वहाँ पर ये सारी लोगों को चीज़ें सरकार की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये था आपका फुल चैप्टर। इस चैप्टर में हमने जितना भी कुछ डिस्कशन किया है मैं आपको एक समय में रिवाइज करवा देता हूँ। नीचे से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने किया था कॉन्सेप्ट ऑफ SEZ, पेपर में आ सकता है। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा आता है ट्रेड बैरियर्स को अगर हटा दिया जाए तो क्या होएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है कि गवर्नमेंट क्यों लगाती है ट्रेड बैरियर्स, ठीक है। चौथा कॉन्सेप्ट आता है ट्रेड बैरियर और लिबराइजेशन के बीच में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट आता है पांचवा, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड क्या होती है। छठवां कॉन्सेप्ट आता है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। किसके ऊपर? प्राइवेटाइजेशन क्या होती है। ये एक एक क्वेश्चन ही है आपका, ठीक है। इसको आप अच्छे से कर जाते हो तो 100% श्योर हूँ यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। उसका बाद आता है ग्लोबलाइजेशन, सातवां, कि क्या ड्रॉबैक्स है ग्लोबलाइजेशन के। आठवां कॉन्सेप्ट आता है कि ग्लोबलाइजेशन कैसे इफेक्ट डालती है स्मॉल प्रोड्यूसर के ऊपर। नौवां कॉन्सेप्ट आपका आता है डिसएडवांटेज ऑफ MNCs, MNC की क्या क्या डिसएडवांटेज है। उसके बाद 10वां कॉन्सेप्ट आता है MNC कैसे हेल्प करती है लोकल कंपनीज़ को। अगला कॉन्सेप्ट आता है आपका 11th, एक्सपैंड कैसे हो रही है MNC और MNC के फीचर्स क्या है, ये 12 वाला कॉन्सेप्ट। 13 में आता है इंडिया की MNC बताओ कौन कौन सी है। 14 में आता है आपका वर्ल्ड की MNC बताओ आपको कौन कौन सी है। और लास्ट में 15 नंबर वाला कॉन्सेप्ट क्या आता है कि MNC होती क्या है, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी। आई होप ये फुल चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ आ गया है। अगर समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। ये आपका लास्ट चैप्टर था इकोनॉमिक्स का। और भी मैंने बड़े सारे चैप्टर 9th और 10th के बना के अपलोड कर दिए, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।